Greetings, I am Kavya Savani, a second year MBBS student at AIMS जोधपुर और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ the 5 most common mistakes made by NEET aspirants। ये वीडियो फोकस्ड होगा फॉर NEET 2025, बट अगर आप NEET 2026 एस्पिरेंट है तो भी इस वीडियो को रेफर कर सकते हैं, बिकॉज दीज आर दी 5 मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स +1 या फिर +2 में करते हैं ड्यूरिंग देयर कोर्स ऑफ NEET प्रिपरेशन। किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए ऑब्वियसली ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि उस एग्ज़ाम के लिए क्या पढ़ा जाए, कैसे प्रिपेयर किया जाए, क्या क्या स्टेप्स लिए जाए। बट ट्रस्ट मी, उससे ज़्यादा ये जानना इम्पॉर्टेंट होता है कि क्या चीज़ें नहीं करी जाए, कौन से स्टेप्स ना करे जाए, कौन सी गलतियाँ ना करी जाए। तो आज मैं आपसे वो कॉमन मिस्टेक्स शेयर करने वाला हूँ जो अक्सर NEET एस्पिरेंट्स करते हैं और इसी के चलते हो सकता है वो अपने काफ़ी सिग्निफिकेंट चंक ऑफ स्कोर को गुमा बैठते हैं। So let's start with the first and the most commonly made mistake, giving more importance to theory. Now, मैं मानता हूँ कि थियोरी को इम्पोर्टेंस देना ज़रूरी होता है एंड ड्यूरिंग द फर्स्ट रीडिंग ऑफ एनी चैप्टर यस, थियोरी को ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना होता है। बट एक बार आप थियोरी से गो थ्रू हो जाए, फिर बार बार उसी थियोरी से जाने की जगह अगर आप MCQs पे अपना फोकस डालें, अगर उसी चीज़ के आप मल्टीपल वेराइटी ऑफ MCQs सॉल्व करें, तो वो आपको ज़्यादा बेनिफिट देता है एज सीन फॉर NEET एग्जामिनेशन। हाँ, रीडिंग अगेन एंड अगेन लेना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कुछ फैक्ट्स जो MCQ में कवर नहीं हो पाते शायद, वो चीज़ आपको बार बार रिवाइज होनी चाहिए। इसलिए रीडिंग करनी है, रीडिंग के लिए कोई ना नहीं है, रीडिंग इज़ अ मस्ट, बट MCQ पे फोकस बढ़ाना है क्योंकि मोस्ट ऑफ एस्पिरेंट्स को अभी तक यही आदत होती है कि टेक्स्ट कवर करने से एग्ज़ाम क्लियर हो जाती है। बट NEET ऐसी एग्ज़ाम नहीं है। NEET में आप जब तक अपनी प्रैक्टिस को नहीं बढ़ाते तब तक NEET क्लियर करना काफ़ी मुश्किल होता है। इसलिए इम्पोर्टेंस को थियरी देना है, बट कब देना है? जब आप चैप्टर को पहली बार पढ़ रहे हैं, जब आप चैप्टर को समझ रहे हैं, तब आप थियरी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे सकते। वंस यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर, जब आपने उसके नोट्स बना लिए हैं, जब आप कंसेप्चुअली उस चैप्टर से क्लियर है, तब आपको ज़्यादा प्रेफरेंस देना है MCQs। अब MCQs पे 2 चीज़ें होती, पहली होती है क्वांटिटी और दूसरी होती है क्वालिटी। हमें फोकस करना है क्वालिटी पे। अगर आप एक ही टाइप के 100 MCQs सॉल्व करें, दैट वुडंट डू यू एनी गुड। बट आप 100 टाइप के MCQs सिर्फ 5 बार सॉल्व करें, देन दैट वुड डू यू मच बेटर रिजल्ट। आपको अलग अलग टाइप के MCQs सॉल्व करना सीखने हैं, ना कि एक ही टाइप में अगर न्यूमेरिकल वैल्यूज चेंज कर दी जाए या फिर हल्के से चेंजेस ला दिए जाए तो उससे क्या आंसर में डेविएशन आ सकता है। हम उतने केपेबल है कि हम वो टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सके। हमें यूनिक टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और हमें हर वो टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करना है जो NEET में पोटेंशियली पूछा जा सकता है, ताकि हम जब NEET एग्जामिनेशन देने बैठे NEEट 2025 या 2026 में, तब 80 to 90% ऑफ द क्वेश्चंस हमारे पहले से देखे हुए हो, सिर्फ वैल्यूज चेंज कर रखी हो। एंड हाँ, ये पॉसिबल है। NEET 80 to 90% ऑफ देयर क्वेश्चंस कोई ना कोई फिक्स फॉर्मेट में से ही उठाता है। बस अगर आपने सफिशिएंट प्रैक्टिस ली हुई है, देन इतना % ऑफ पेपर आपका ऑलरेडी देखा हुआ होगा, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को चेंज करा गया होगा। एंड ट्रस्ट मी, 40% ऑफ द पेपर में तो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ भी चेंज नहीं होती। यू इवन रिमेंबर कि इसका आंसर क्या आएगा। आप बस उसे सॉल्व करते हो, कंफर्म करते हो, टिक करके आगे बढ़ते हो। और ऐसे क्वेश्चंस करने का जब कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है NEET में, that is what leads you to great scores. Second mistake, avoiding OMR based tests. अभी आप सब अपने रेगुलर टेस्ट दे रहे हो, उनमें से काफ़ी बच्चे ऑनलाइन टेस्ट को प्रेफर कर रहे हो। ऑनलाइन टेस्ट आर गुड, जस्ट वन ड्रॉबैक ऑनलाइन टेस्ट का ये होता है कि आप सिर्फ अपनी स्क्रीन पे एक ऑप्शन टिक करते हो और आगे बढ़ते हो। इससे 2 चीज़ों का नुकसान होता है। पहला, टाइम मैनेजमेंट। पेपर के वक्त आप ये चीज़ भूल जाते हो कि आपको मिनिमम 40 मिनट्स अपने OMR फिलअप को देने पड़ेंगे। अगर आप ये चीज़ को कम करते हो, ये टाइम को कम करते हो सकता है आप जल्दबाजी में कोई ब्लंडर कर दे। एंड OMR का ब्लंडर इज़ द वर्स्ट मिस्टेक यू कैन मेक इन द एग्जामिनेशन हॉल। सो एटलीस्ट 40 मिनट्स आप देते हो OMR फिलिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, टाइम मैनेजमेंट। एंड द सेकेंड थिंग यू मिस आउट ऑन इज़ OMR प्रैक्टिस। आपको ना सिर्फ ये टाइम मैनेज करना आना चाहिए, बट OMR फिल करने की एक स्पेसिफिक प्रैक्टिस होती है जो आपको चाहिए होगी। आप ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वहाँ पे जाके सिर्फ गोले ही तो लगाने हैं तो हम उसे दिन जाके कर लेंगे। एक्चुअली ये नहीं होता। यू नीड सम अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस फॉर दैट। इसलिए आप अगर ऑनलाइन टेस्ट भी दे रहे हो तो आई एडवाइस कि आप साइड बाय साइड एक OMR शीट रखिए।
आप कंप्यूटर में अपना आंसर मार्क कीजिए, बट पैरेलली आप अपनी OMR शीट में भी अपने आंसर्स मार्क करते चलिए। आपको ये OMR शीट चेक नहीं करनी क्योंकि आपका रिजल्ट ऑलरेडी ऑनलाइन डिस्प्ले हो रहा है। दिस इज जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस एंड फॉर योर टाइम मैनेजमेंट। आपको टाइम भी उस टेस्ट में OMR शीट को डेडिकेट करना होगा। इससे आपको नीट फॉर्मेट की प्रैक्टिस होगी। सिंस नीट इज एन एग्जाम जो अभी ऑफलाइन ही कंडक्ट हो रहा है, तो OMR इज अ वेरी वेरी क्रूशियल कॉम्पोनेंट ऑफ दिस एग्जामिनेशन। मूविंग ऑन टू द थर्ड मिस्टेक, बैकलॉग्स आर नॉट परमानेंट। ये चीज़ है मोस्टली +2 स्टूडेंट्स के लिए जो अभी क्लास 12th में होंगे और जिनका क्लास 11th का काफ़ी बैकलॉग बचा होगा। इस पर ऑल्दो मैं एक सेपरेट वीडियो आगे निकालूंगा, बट अभी जस्ट मैं बता दूं कि बैकलॉग कोई परमानेंट चीज़ नहीं है। बैकलॉग्स काफ़ी ईजीली क्लियर करे जा सकते हैं, बट द नंबर 1 रूल ऑफ क्लियरिंग बैकलॉग्स इज कि डू नॉट कॉम्प्रोमाइज योर प्रेजेंट। इसका ये मतलब नहीं है कि आप अभी अपने लेक्चर्स को कॉम्प्रोमाइज़ करें और अपने लेक्चर्स के कॉस्ट पे अपने पास्ट बैकलॉग को क्लियर करें। आपको रोज़ का रोज़ अभी करना ही है, वरना ये एक विशियस साइकिल क्रिएट हो जाएंगे। यू हैव टू कंप्लीट योर एवरीडे टास्क एंड एडिशनल टाइम आप जो दिन का निकालेंगे वो देंगे अपने बैकलॉग्स को। एंड ट्रस्ट मी, आपको जितना लगता है उतना बड़ा बैकलॉग कभी नहीं होता। ग्रेजुअली एंड इवेंचुअली बैकलॉग्स आराम से क्लियर हो जाते हैं। बैकलॉग्स को अपनी वीकनेस मत बनने देना। अगर आपको कोई ऐसा चैप्टर लग रहा है जो काफ़ी लेंदी है एंड विच विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू कवर अप, आई एडवाइस कि अभी इस टाइम पे आप उस चैप्टर का बैकलॉग कवर मत कीजिए। बैकलॉग छोटे छोटे चैप्टर्स का कवर कीजिए। इससे 2 चीज़ें होगी, आपका सिलेबस पोर्शन कवरेज भी बढ़ेगा एंड सेकेंडली आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप होगा कि येस बैकलॉग्स कवर हो रहे हैं। सो आई एडवाइस कि बड़े चैप्टर्स को बैकलॉग के लिए अभी ना लें। एंड ट्रस्ट मी, बैकलॉग्स इतना बड़ा इशू नहीं है जितना बड़ा एस्पिरेंट्स मानते हैं। पर्सनली मैं जब +2 में आया था, मेरा +11 का काफ़ी चैप्टर्स का बैकलॉग था। काफ़ी ऐसे चैप्टर्स थे जो मैंने अच्छे से क्लियर नहीं करे हुए थे, बट बाय द एंड ऑफ दिसंबर ऑफ दैट ईयर मैंने अपने सारे बैकलॉग्स को कवर कर दिया था। मोर अबाउट दैट ऑन द अपकमिंग वीडियो। नेक्स्ट मिस्टेक, अवॉइडिंग नोट टेकिंग। नोट टेकिंग एक काफ़ी क्रूशियल कॉम्पोनेंट होता है। अब ये एडवाइस मेनली है +1 एस्पिरेंट्स के लिए, बट +2 एस्पिरेंट्स भी इसको ध्यान में रखें। जो स्टूडेंट्स अभी तक कोई नोट्स नहीं बना रहे थे, जिनको ऐसा लगता है कि बिना नोट्स के हमारा काम चल जाएगा, द लाइन्स वी हैव अंडरलाइंड और NCERT में अगर आपने हाईलाइट्स बनाए हुए हैं उससे आपका काम चल जाएगा, देन यू आर वेरी वेरी रॉन्ग। आई नो कि नोट टेकिंग में काफ़ी लोगों को आलस आती होगी एंड काफ़ी लोगों को लगता होगा कि इसकी ज़रूरत हमें नहीं है, बट ट्रस्ट मी, एंड टाइम पे नोट्स, आपके खुद के बनाए हुए नोट्स आपकी जो हेल्प करेंगे, उतनी हेल्प शायद आपको कोई भी टेक्स्ट ना कर पाए। इसलिए फॉर +1 एस्पिरेंट्स, आपके अगर हो सकता है कुछ चैप्टर्स हुए हो और आपने नोट टेकिंग शुरू नहीं करी हो, अभी के अभी नोट टेकिंग शुरू कर दीजिए। नोट टेकिंग नॉट जस्ट अबाउट वीडियो लेक्चर्स जो आप देखते हैं, बट ऑल्सो फ्रॉम NCERT। NCERT एक ऐसी बुक है, अगर मैं आपको 2 दिन पहले नीट के कहूँ कि आपको NCERT रिवाइज करनी है, आप पूरी बुक खोल के पन्ने नहीं पलटेंगे उस दिन। 2 दिन पहले आपको जो चीज़ काम आएगी वो होगी आपकी नोट्स। तो आपको नोट्स अपनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना के रखनी है। सो +1 एस्पिरेंट्स इसका ध्यान रखें एंड +2 ऑल ऑफ देम, जो आपने +1 में कुछ भी किया हो या फिर ना किया हो, टुडे इज़ द टाइम टू चेंज। अगर आप अभी से शुरू कर दें नोट टेकिंग, स्टिल इट विल क्वाइट ईजी फॉर यू टू कवर द +2 पोर्शन विथ नोट्स। तो नोट टेकिंग अभी के अभी आपको शुरू करनी पड़ेगी। ट्रस्ट मी, इस कॉन्फिडेंस में मत रहना कि नोट्स की हमें ज़रूरत नहीं है। आपको नोट्स की वैल्यू एंड टाइम पे पता चलेगी, जब आपको बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा सिलेबस रिवाइज करना होगा, जब आपके लॉन्ग पोर्शन रिवीजन टेस्ट शुरू होंगे। इसलिए नोट टेकिंग इज़ अ वेरी वेरी मस्ट। लास्ट मिस्टेक, टाइम मैनेजमेंट एंड द मिस्टेक ऑफन एस्पिरेंट्स कंप्लेन ऑफ कि टाइम मैनेज कैसे करें। अब इसमें काफ़ी सारे पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि टाइम टेबल मेकिंग। अब मैं पर्सनली कहूँ, मेरे लिए कभी टाइम टेबल वर्क नहीं करा। मैंने काफ़ी बार टाइम टेबल्स बनाने की कोशिश करी, मैं काफ़ी घंटे स्पेंड करता था टाइम टेबल बनाने में, क्योंकि टाइम टेबल एक ऐसी चीज़ है जो बनाते वक्त काफ़ी मोटिवेशन एंड कॉन्फिडेंस होता है, बट उसे हम फॉलो नहीं कर पाते शायद। इसलिए आई एडवाइस कि अगर आप टाइम टेबल्स फॉलो नहीं कर पाते हैं, देन उसे रहने दीजिए। इफ़ यू आर एबल टू फॉलो देम, दैट्स वेल एंड गुड। पर अगर आप टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाते, आपको ये 2 चीज़ों फॉलो करनी है, सब्जेक्ट एलोकेशन एंड टॉपिक एलोकेशन। इसका मतलब कि आप एक एक सब्जेक्ट को कितना टाइम देते हैं एंड एक एक टॉपिक को कितना टाइम देते हैं, ये आपको पता होना चाहिए ऑन एन एवरी डे बेसिस एंड ऑन एन एवरी वीक बेसिस। अगर आप ये चीज़ अपनी सॉर्ट कर ले कि आप एक वीक में कितना पोर्शन कवर करने वाले हैं, एक वीक में कितना टाइम एक टॉपिक को देंगे, कितना टाइम एक सब्जेक्ट को देंगे, और एक दिन में ये चीज़ें कितनी करने वाले हैं, तो आपको टाइम टेबल की कोई ज़रूरत नहीं। यू डू नॉट नीड अ स्ट्रिक्ट
यूनिट ऑफ टाइम कि आप यहाँ से यहाँ इतने घंटे ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे, इतने घंटे वो सब्जेक्ट पढ़ेंगे. You just need to allocate or dedicate some amount of your day to a particular topic or a particular subject. This would be a more effective way of time management if you ask for me. And ये सारी mistakes काफ़ी common है, काफ़ी commonly aspirants ये mistake करते हैं. More importantly, ये mistakes काफ़ी easily overcome भी हो जाती. बस छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है. आपके पास अभी sufficient time है अगर आप ये mistakes अभी कर रहे हैं तो इन्हें improve करने का. All the very best.